नमस्कार दोस्तों। एग्री कोचिंग मेरिट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हमने स्पेशल बैच चलाया, रामबाण बैच। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, हमारे इस चैनल को बहुत सपोर्ट करा। 200 व्यूज का टारगेट था हमारे इस वीडियो का सिर्फ, और आपने वो बहुत जल्दी पूरा किया था और बहुत ही अच्छे से वो वीडियो चल रही है अभी। दोस्तों, आप सभी ने मुझे पिछले वीडियो में जितना सपोर्ट किया है उसका मैं आभारी रहूंगा, और इसी तरीके से आप हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर लाने वाले हैं। दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है, अभी 6 बजे पंकज सर ने हिंदी की क्लास ली थी, 7 बजे मनीष सर की एनिमल हस्बेंड्री क्लास थी। तो दोनों ही क्लास आपको कैसी लगी जरूर मुझे इस कमेंट में बताइएगा, और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको फसल पढ़ाऊंगा एग्रोनॉमी में जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। आपकी पहली क्रॉप है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम्स के लिए, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होने वाली है। तो गेहूं की खेती को विस्तार से अच्छे से हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। कोई किसी तरह की आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आती है आप कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर जरूर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सारे नोट्स और पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गेहूं की खेती के बारे में। दोस्तों, गेहूं की खेती का जो बॉटनिकल नेम होता है, जो उसका वानस्पतिक नाम होता है, उसको पहले हम देख लेते हैं। बॉटनिकल नेम कोई बता सकता है मुझे? बॉटनिकल नेम, ठीक है मैं बताता हूँ। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, ट्रिटिकम स्पेसीज, इसका बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके कुल की, इसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। इसका जो कुल होता है दोस्तों, वो होता है हमारा पोएसी। पोएसी इसका कुल होता है, और जो इसका ओल्ड कुल था, जो इसका पुराना कुल था, ओल्ड फैमिली, वो होती है दोस्तों ग्रेनली। इस चीज को याद करके चलेंगे सभी लोग। अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत आपको इस वीडियो में अभी तक आई है तो मुझे जरूर उसे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो गुणसूत्र होता है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर पाए जाते हैं, वो दोस्तों पाए जाते हैं 2n बराबर 42। दोस्तों, ये इसमें गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। अभी तक इस वीडियो में किसी को कोई दिक्कत? बॉटनिकल नेम गेहूं का, ट्रिटिकम स्पीसीज, कुल पोएसी रहने वाला, फैमिली इसकी ग्रेमनी है, जो कि पुराना इसकी फैमिली थी, अब जो फैमिली प्रेजेंट में वो है पोएसी। गुणसूत्र की संख्या इसमें 2n बराबर 42। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, 2n बराबर 42। इतने में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गेहूं का वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम। गेहूं का वर्गीकरण, क्योंकि क्रॉप पढ़ रहे हैं सुपरवाइजर के लिए तो बहुत अच्छे से पढ़नी है, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जो वर्गीकरण करेंगे हम, इसमें इस तरीके से वर्गीकरण करेंगे, जैसे कि फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे द्विगुणित, सेकंड प्लेस पे अपना चतुर्थ गुणित, थर्ड प्लेस पे अपना पष्ट गुणित। इन 3 प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत? द्विगुणित, चतुर्गुणित, पष्ट गुणित, यानी कि द्विगुणित, चतुर्गुणित और पष्ट गुणित। इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 2n बराबर 14, इसमें 2n 28 और 2n 42। इस तरीके से इनको याद रखिएगा, 14, 28, 42, 14, 28, 14 42। इस तरीके से इसको याद करके चलिएगा। इसके आपको बॉटनिकल नेम भी याद करके चलिएगा, क्योंकि बॉटनिकल इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि जो द्विगुणित गेहूं होती है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। ट्रिटिकम
बायोटिकम। ट्रिटिकम बायोटिकम द्विगुणित का बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी तक कोई दिक्कत किसी तरह की आपका ये? ठीक है, आगे चलते हैं। चतुर्थ गुणित का जो बॉटनिकल नेम होता है वो सभी याद रखेंगे। ट्रिटिकम डाइकोकम। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इमर गेहूं। इमर गेहूं जो होती है इसका एग्जाम्पल आप याद करके चल सकते हैं। बस जब आपकी जो गेहूं की जो क्लासिफिकेशन है वो कर रहे हैं, फर्स्ट गुणित वाले गेहूं का जो बॉटनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम। ट्रिटिकम तो आपको सभी में लगा के चलना है, वो तो आपको याद करके चलना है। ऑस्टिकम, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? मैं एक बार फिर से समझा दूंगा जो अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों हमने अभी तक क्या बात करी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्रॉप पढ़ रहे हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी तैयार करके नहीं जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके नोट्स बना लेंगे आप, सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता, एग्रोनॉमी की गारंटी मेरी है। बाकी आप रामबाण बैच से फ्री में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ध्यान से समझेंगे हर एक चीज को, छोटी छोटी। गेहूं की खेती के बारे में पढ़ रहे हैं, वाटर निकलने को हमने जाना। सबसे पहले ट्रिटिकम स्पीशीज याद करते चले, ट्रिटिकम स्पीशीज। फैमिली, फैमिली जो अभी प्रेजेंट में है वो पोइसी, पोइसी, पोइसी याद करके मैं आपको वीडियो में ही याद करा दूंगा, बस मेरे साथ पूरा 100% डेडिकेशन फोकस के साथ पढ़िए। कुल है पोइसी, इसका पुरानी फैमिली ओल्ड फैमिली ग्रेमनी, ग्रेमनी। इसके जो गुणसूत्र हैं जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हैं वो है 2n बराबर 42। ठीक है दोस्तों, 2n बराबर 42 इसमें क्रोमोसोम के नंबर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 2n बराबर 42। अभी तक क्लियर, कोई दिक्कत किसी तरह की? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, गेहूं का वर्गीकरण कर रहे हैं। इसमें कुछ 3 प्रकार की आपको गेहूं मिलती है, द्विगुणित, चतुर्गुणित और पष्टगुणित। ये 3 प्रकार की गेहूं है, इसको आपको इस तरीके से याद करके चलना है, द्विगुणित, चतुर्गुणित, पष्टगुणित। ठीक है दोस्तों, इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर है वो आपको कैसे याद करना है। 2n तो आपका सभी में देखिए, 2n 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, 2n 14, 2n 28, 2n 20, 2n 42। इस तरीके से आपको याद करके चलना। देखिए गुणसूत्र भी आपको याद हो गया अब तक मुझे लगता है। इसके जो बॉटनिकल नेम है वो आपको कैसे याद करना है। द्विगुणित वाली जो गेहूं होती है उसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम आपको सभी में रखना है। ठीक है दोस्तों, ट्रिटिकम बायोटिकम, ट्रिटिकम बायोटिकम, ट्रिटिकम बायोटिकम। उसके अलावा चतुर्थ गुणित है ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम। इस तरीके से याद करेंगे। इसका एग्जाम्पल ईसर गेहूं, ईमर गेहूं, माफ कीजिएगा। फर्स्ट गुणित ट्रिटिकम ऑस्टिकम, ट्रिटिकम ऑस्टिकम। अभी तक वीडियो में कुछ भी आपको दिक्कत आई हो आप मुझे बताइए कमेंट करके। और वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। हम आपके लिए 100% मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे लिए एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इतना ही आपसे हम अपनी फीस मांग रहे हैं, इसे पूरा कर दीजिएगा प्लीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आपके सपोर्ट के बिना हम इस चैनल पर काम, बिना आपके सपोर्ट के दोस्तों हम इस चैनल पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आगे चलेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं। तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं दोस्तों। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलेंगे। मुझे लगता है आप लोग नोट भी करते चलेंगे साथ में। और प्लीज दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को बस सब्सक्राइब करते चले, शेयर करते चले, क्योंकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचे, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, वो हमारी हम पे छोड़ दें आप। हम पूरा एफर्ट दे रहे हैं 100%, तो आप भी हमें 100% मेहनत के साथ कार्य करिए दोस्तों। अब आपको कुछ पॉइंट लेके चलना है, वो पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा। गेहूं की उत्पत्ति, कोई बता सकता है गेहूं की उत्पत्ति कहां से हुई? गेहूं का क्या इतिहास है, बता सकता है कोई? ठीक है, मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। चलिए, उत्पत्ति, ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति दोस्तों।
इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक वैज्ञानिक थे डी कंडोले। इनके अनुसार गेहूं की जो उत्पत्ति थी वो दजला फरात की घाटियों से मानी जाती है। डी कंडोले के अनुसार दजला फरात की घाटियों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। बाकी आमतौर पर जो इसकी उत्पत्ति का स्थान है दोस्तों वो है दक्षिण पश्चिम एशिया। जो इसकी उत्पत्ति का स्थान है, प्रमुख जो स्थान जो आपको एग्जाम में मिलेगा, दक्षिण पश्चिम एशिया, यानी कि तुर्की। तुर्की इसका प्रमुख स्थान है उत्पत्ति के लिहाज से जो माना जाता है दोस्तों। उत्पत्ति ओरिजिन, डी कंडोले एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार दजला फरात की घाटियों में गेहूं की उत्पत्ति हुई दोस्तों। पर एग्जाम में जहां तक उम्मीद है ये नहीं आएगा डी कंडोले के अनुसार। दक्षिण पश्चिम एशिया आपको मेंशन करके चलना है। उसमें ऑप्शन में होगा गेहूं की उत्पत्ति का स्थान, या तो उसमें तुर्की होगा या उसमें दक्षिण पश्चिम एशिया होगा। कोई सा भी मार्क कर दीजिएगा, नंबर आपको पूरे मिलने वाला है। अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत? जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी कोई दिक्कत अभी तक किसी तरह की आई हो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद करना है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला राज्य, उत्पादन वाला गेहूं का राज्य जो गेहूं का उत्पादन करता है, कौन सा लगता है दोस्तों? बता सकता है मुझे? सबको दिख तो रहा है ना? थोड़ी मेरी राइटिंग को थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बोर्ड पे। देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला राज्य, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? टेलीग्राम पे मैंने क्विज डाली थी दोस्तों एक, आपको याद होगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला राज्य, जो टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उत्तर प्रदेश, यूपी। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। सेकंड आता है एग्जाम में, भारत में सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य, उत्पादकता वाला राज्य बताइए कौन सा सकता है? ठीक है, बताता हूं। पंजाब। पंजाब आपको याद करके चलना हमेशा के लिए, पंजाब ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो राजस्थान का भी हमें पता होना चाहिए, तो वो चीज भी नोट करके चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा हो सकता है? बता सकते हैं राजस्थान के बच्चे मुझे कौन सा हो सकता है? चलिए, इसका जो उत्तर होने वाला है वो है गंगानगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये नंबर 1 पाता है दोस्तों राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये राज्य प्रथम स्थान पाता है राजस्थान के अंदर, जो कि गंगानगर है। ये 3 पॉइंट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इनको बहुत जरूरी है आपको याद करके चलना है। जैसे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी। भारत में सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पंजाब।
और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादकता व क्षेत्रफल वाला राज्य है। गंगानगर एकमात्र राज्य है राजस्थान के अंदर जहाँ पे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, और सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता के साथ साथ क्षेत्रफल में भी नंबर बन पाता है राजस्थान में गेहूं की दृष्टि से। ये चीज आपको याद करके चलनी है। कुछ और पॉइंट्स आपको लिख के चलना। विश्व में प्रथम गेहूं उत्पादकता वाला देश। विश्व में, देखिए मैं यहाँ पे कॉमा कर लगा रहा हूं, तो विश्व में प्रथम गेहूं क्षेत्रफल वाला देश। क्या समझे इस बात से? पूरी दुनिया में पहले नंबर पे जो प्रोडक्शन करता है वो देश कौन सा है? वो है चाइना, चीन। प्रथम श्रेणी पर, प्रथम स्थान पर आता है उत्पादकता के मामले, प्रोडक्शन के मामले में चाइना, गेहूं के प्रोडक्शन के मामले में। और विश्व में प्रथम नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जहां गेहूं उगाई जाती है, वो है भारत। अभी तक कोई दिक्कत किसी तरह की। बाकी गेहूं जहां पे उगाई जाती है वो आप नोट कर लें। चीन, भारत, यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, ये कुछ प्रमुख देश हैं जो गेहूं उगाने की दृष्टि में आते हैं, जो गेहूं उगाते हैं। इसमें ये प्रमुख देश आपके पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत अभी तक आपको इसमें आई है तो मुझे बता दीजिए। कोई दिक्कत? रफ कर दूं? ठीक है, रफ कर देता हूँ दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट वाले बच्चे नोट करते चलिए जैसे नोट करता है। और प्लीज चैनल को लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें। जितनी जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर का हमारा काउंट पूरा करेंगे उतनी जल्दी आपको कुछ नया देखने को मिलने वाला हमारे चैनल पे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पर हमने कुछ अच्छा सोच रखा है आप सभी के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कीजिए। यही आपसे हम अपनी फीस मांग रहे हैं इस बैच की, रामबाण बैच की। दोस्तों, गेहूं की फसल का वानस्पतिक विवरण भी जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ पे वानस्पतिक विवरण जानेंगे गेहूं का। वानस्पतिक विवरण को जानना आपने 11वीं में पढ़ी होगी ना, बॉटनी। उस तरीके से ही ये वानस्पतिक विवरण हम जानेंगे कि गेहूं में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या काम करता है उसके अंदर। पहला पॉइंट, जड़ें, तना, याद करते चलो दोस्तों मेरे साथ इसको, पत्ती, और आपका क्या होता है गेहूं के अंदर, कोई बता सकता है? पुष्पक्रम और दाना। पुष्पक्रम और दाना, देखिए ये 5 चीजें पाई जाती हैं गेहूं के वानस्पतिक विवरण में। जड़ें, तना, पत्ती, पुष्पक्रम और दाना। कितने आसानी से याद हो गए? जड़ें, 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? प्राथमिक और द्वितीयक, ये 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं गेहूं के अंदर। पर जो आपको मैं आपको वही लिखूंगा पहले जो आपको जल्दी से याद होगा। पत्ती ब्रेड जैसी होती है, तना। दोस्तों, गेहूं में जो तने का निर्माण होता है वो नोड की सहायता से होता है। नोड की सहायता से तने को निर्माण होता है। नोड 5 से 7 नोड एक तने का निर्माण करते हैं। एक तने का निर्माण करते हैं दोस्तों। कृषि के सभी बच्चों इस चीज को याद करके चले हैं। हम गेहूं का वानस्पतिक विवरण अभी पढ़ रहे हैं। हमने जड़ें पढ़ ली, तना पढ़ लिया, पत्ती पढ़ ली। अब पुष्पक्रम की बात करते हैं। पुष्पक्रम का स्पाइक जो होता है दोस्तों, वो स्पाइकलेट कहते हैं उसको।
पुष्करम का स्पाइक स्पाइक को स्पाइक ऑफ लिट कहते हैं दोस्तों, ऑफ लिट। इन चीजों को याद करके चले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए। बाकी दाना जो होता है, दाने को कर्नल कहा जाता है, कर्नल, दाने को कर्नल कहा जाता है, इस बात को याद करके चले। कर्नल कहते हैं, इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि B1, बी, विटामिन ई, B1, B2। हमने पूरा बॉटनिकल विवरण जान लिया है गेहूं का। देखिए मैं आपको फिर से समझाऊंगा आसान भाषा में किस तरीके से आपको याद करके चलना है। दोस्तों वानस्पतिक विवरण में जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम और दाना रहने वाला है। जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम और दाना। जड़ दो प्रकार की पाई जाती है, प्राथमिक और द्वितीयक। तना, तना नोडल की सहायता से बनता है, नोड की सहायता से बनता है। नोड, एक तने के निर्माण करने के लिए 5 से 7 नोड की आवश्यकता होती है। उसके बाद पत्ती, पत्ती बस आप इस तरीके से याद करिए, ब्लेड की तरह होती है पत्ती। पुष्पक्रम को दोस्तों एक मिस्टेक होगी यहाँ पे, पुष्पक्रम को स्पाइक, पुष्पक्रम के स्पाइक को, पुष्पक्रम के स्पाइक को स्पाइक ऑफ लिट कहते हैं। दाने को, अब आता है दाना, दाने को कर्नल कहते हैं। इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, B1, विटामिन ई, B2, इस तरह के विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। पूरा बॉटनिकल विवरण हमने अच्छे से जाना गेहूं का। आगे चलते हैं, इसको रफ कर लेता हूँ। जो स्क्रीनशॉट वाले बच्चे हैं स्क्रीनशॉट लेते चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। क्या सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों? इसको रफ कर दूं? ठीक है, रफ कर देते हैं। वानस्पतिक विवरण को हम रफ कर देते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है दोस्तों, गेहूं की जलवायु। सभी को पता होगा, सभी को पता होगा, ये बात तो मुझे पता है। जलवायु, कौन सी जलवायु होती है? तापमान भी यहां से लिख लेता हूं। बताइए गेहूं के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? सबको बताओ, कमेंट करके बताते रहिए मुझे। जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, सर्दी ऋतु की फसल है, रबी की फसल है। क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने आपको बनाई थी फसलों का वर्गीकरण, उसमें आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख के आइए दोस्तों सभी लोग। तापमान जो चाहिए आपको 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यह तापमान आपको जब गेहूं आप बोते हैं तब उसके लिए उपयुक्त रहता है। बाकी फसल को पकने के लिए, फसल पकने के लिए, पकने के लिए 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। एक मिस्टेक यहाँ पे मुझे नजर आ रही है दोस्तों, कोई बता सकता है? किसी ने देखो मिस्टेक नहीं पकड़ी है, क्योंकि तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे गेहूं अच्छी उगती है, उपयुक्त माना जाता है गेहूं के लिए। पकने के लिए 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पे आई है? मुझे बता सकते हैं कोई भी दिक्कत अभी तक आई है? इसके लिए जो भूमि होती है दोस्तों, भूमि दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त पाई जाती है। दोमट भूमि गेहूं उगाने के लिए उपयुक्त होती है। दोमट भूमि ये इसके लिए उपयुक्त भूमि होती है दोस्तों। और बुआई का समय जो उसका होता है वो हम नोट कर लेते हैं दोस्तों। बुआई का समय, बुआई समय, बुआई समय को हम दो प्रकार में बांटते हैं दोस्तों। अभी देखिए, अगेती, पछेती। अगेती जो होती है नवंबर का प्रथम सप्ताह, नवंबर का प्रथम सप्ताह। पछेती जो होती है नवंबर का
तीसरा सप्ताह। यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे इस फसल में, गेहूं की फसल में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन नहीं है। बट हमें सब चीज तैयार करके चलनी है, हमें सब कुछ पढ़ के चलना है। हमारे हाथ से पेपर बचना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको इस बार लेना ही है, लेना ही है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर। ठीक है, अब मैं इसमें आके पढ़ाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने में बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने से बच्चे इसकी प्रजातियां जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों, कि इसमें कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है। इसकी मुख्य जो प्रजाति होती है, उन्नत जो प्रजाति होती है, उनको हमें जानना आवश्यक है। प्रजाति, क्योंकि प्रजाति से क्वेश्चन बन जाता है। प्रजातियों में नंबर 1 पॉइंट पे आपको लिखना है जीन के आधार पर, जीन के आधार पर प्रजाति। एक जीन वाली, दो जीन वाली और 3 जीन वाली। तीन प्रजाति इसके अंदर पाई जाती हैं जीन के आधार पर, जो हम बात करना है पहले। सबसे पहले एक जीन के आधार पर जो प्रजाति होती है दोस्तों, एक जीन के आधार पर सोनालिका व रिजका। सोनालिका व रिजका एक जीन के आधार पर प्रजाति होती है गेहूं के अंदर। ठीक है दोस्तों, सोनालिका, और दूसरी प्रजाति है गिरजा। दो प्रजाति इसमें हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, एक जीन वाली के लिए। ठीक है दोस्तों, दो जीन वाली प्रजाति के अंतर्गत हम एग्जाम्पल के लेंगे कल्याण सोना, दो जीन वाली प्रजाति। ठीक है दोस्तों, तीन जीन वाली जो प्रजाति होगी वो होगी जवाहर, मोती, हीरा। इस तरीके से इसको याद करिए, हीरा मोती जवाहर भी कर सकते हैं, या जवाहर मोती हीरा, इस तरीके से याद करके चलिए। हमारा जीन के आधार पर प्रजाति तीनों ही क्लियर हो गई हैं, एक जीन वाली, दो जीन वाली, 3 जीन वाली। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ अन्य प्रजाति भी इसमें आपको याद करके चलनी है। अच्छी जो प्रजाति होती है, पूसा बोल्ड, हलना, नोरिनटैन। ये जो प्रजाति होती है बोनी होती है, बोनी प्रजाति, नोरिनटैन। ये प्रजाति आपको तैयार करके चलनी है दोस्तों। इससे बाहर मुझे लगता है एग्जामिनर कुछ भी यहां से नहीं पूछेगा। इसमें पूछ सकता है नोरिनटैन, नोरिनटैन बोनी प्रजाति है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। नोरिनटैन एक बोनी प्रजाति है। बाकी पूसा बोल्ड, हलना और नोरिनटैन इसमें आपसे पूछी जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी तरह की। मैं साइड में इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि आपको क्लियर दिख पाए, बोर्ड पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं आ रहा था बीच में, क्योंकि आपको नोट पे करना होता है, इसलिए मैं साइड में हो जाता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, अभी तक प्रजाति आपने नोट की, मैं इसको रफ कर दूँ। सबने नोट करी ना, सबने नोट करी। स्क्रीनशॉट वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ अभी। अगला टॉपिक है दोस्तों बीज दर। इसके अंतर्गत आपको तैयार करके चलना है सीड ड्रिल, किस किस तरीके से यहाँ पे बीज बोए जाते हैं दोस्तों। सीड ड्रिल, डिबलर, डिबलर के द्वारा। तीसरा है दोस्तों हल के पीछे कुंडों में, कूदों में। कोई बता सकता है मुझे बीज दर अच्छे से? बता सकता है मुझे कितने कितने बीज दर की आवश्यकता पड़ती है? बता सकता है कोई? देखिए दोस्तों, अब बीज दर नोट करेंगे। सीड ड्रिल
के द्वारा जो बीज दर होती है वो होती है आपकी 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज दर को मापते हैं। डिबलर के द्वारा 25 से 30 केजी मात्र, हल्के पीछे कुंडों में 90 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से हमारी बीज दर भी कंप्लीट होती है और बीज दर आपको याद करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसके अलावा जब हम बीज बोते हैं तो हमें बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है दोस्तों, और बीज को आप उपचार नहीं करेंगे तो उसमें रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो बीज को उपचारित करने के लिए आपको कुछ रसायन का नाम याद रखने की आवश्यकता है। जो रसायन होते हैं बवस्टीन, थाइराम, इनके द्वारा आप इनको उपचारित कर सकते हैं बीजों को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनको उपचार करना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। ये कवकनाशी होती है मुख्य रूप से, कवकनाशी होती है नहीं, इन कवकनाशियों की आवश्यकता हमें पड़ती है दोस्तों। इस तरीके से हमने अभी तक जाना है बीज दर। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसमें और जानेंगे। दोस्तों इसमें कुछ और वर्ड जान लेते हैं। बीज की गहराई जानेंगे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी जानेंगे, और पौध से पौध की दूरी, इनको भी हमें जानना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों बीज की गहराई जो होती है, बीज की गहराई जो आपको चाहिए वो होनी चाहिए 3 से 5 सेंटीमीटर। दोस्तों पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर। आप सभी को दिख तो रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर। ये भी आपको इसमें याद करके चलना है दोस्तों। किसी तरह की कोई दिक्कत अभी स्क्रीनशॉट वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेने, बाकी मैं इसको यहाँ पे रफ करने वाला हूँ। थोड़ा एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद जरा जल्दी से आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और ये फिर आपको भी दिक्कत होगी फिर उसके बाद, इसलिए जल्दी जल्दी से इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों एक चीज और याद करके चलना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बुआई की विधियां। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको बताऊंगा मैं भी, बाकी आपको सबको पता होगा। बुआई की विधियां सभी को पता है। छिटकावा विधि, सीड ड्रिल द्वारा, डिबलर के द्वारा, और हल्के पीछे कुंडों में, जो कुंड होता है उनमें डालना होता है। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। बुआई की विधि, छिटकावा विधि, जो छिटकावा विधि के द्वारा हम बीज को खेत में फेंकते हैं और उसके द्वारा बीज को उगाते हैं। दूसरा सीड ड्रिल के द्वारा बोते हैं, तीसरा डिबलर के द्वारा, और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हल के पीछे कुंडों में। ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों, ये डिटेल में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन देगा आपको, क्योंकि ये तो सबको पता होगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। इस बात को ध्यान रख के चलना है बिल्कुल। दोस्तों हल के पीछे कुंडों में 2 प्रकार की विधि होती है, कैरा विधि और पोरा विधि। किसी को पता है इन दोनों के बारे में? बताइए कोई कमेंट करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए पीरा लिखा है यहाँ पे, इसको हमें पोरा करना पड़ेगा। ये मैं गलत लिखूंगा तो बच्चे फिर समझ नहीं पाएंगे।
क्यारा विधि, क्यारा विधि वहां बनाई जाती है जहां पे नमी अधिक होती है दोस्तों, अधिक। पोरा विधि वहां बनाई जाती है जहां नमी कम होती है। समझे आप यहाँ तक? बुआई की जो विधि होती है मुख्यतः 4 विधि होती है। छिटकावा विधि, शीट ड्रिल द्वारा, डिगलर द्वारा, आपको तो मुख्य रूप से याद करके चलनी है। हालांकि पीछे कुंडों में 2 प्रकार से बुआई करते हैं, एक तो है क्यारा विधि, दूसरी है पोरा विधि। क्यारा विधि जहां पर नमी हाई होती है और पोरा विधि जहां पर नमी कम होती है। कोई भी दिक्कत बुआई की विधियों में नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आई है? कोई दिक्कत? ठीक है, रफ कर देते हैं इसको हम। दोस्तों आप लाइक में कंजूसी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हम आपके लिए तभी अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ कर आएंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, इसको अच्छे से शेयर करें, जिससे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी लोगों तक पहुंच पाए। अगला टॉपिक है खाद व उर्वरक। सभी को पता होगा खाद व उर्वरक बहुत आवश्यक है हमारी फसल के लिए दोस्तों। जब बुआई करेंगे, बुआई से पहले में सड़ी गोबर की खाद डालनी होगी खेत में। सड़ी गोबर की खाद डालनी होगी 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। अब बात कर लेंगे उर्वरक की। उर्वरक आपको कैसे डालना है? ये 2 प्रकार से डालना है। सिंचित, जहां पे पानी की कमी नहीं है, सिंचित दशा, असिंचित दिशा। नोट करके चले दोस्तों सभी लोग। इसमें नाइट्रोजन यानी कि N, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों ही उर्वरक किसमें डलते हैं आपके दोस्तों। इसमें आपको एक चीज याद करके चलनी है, सिंचित दशा में 120 केजी नाइट्रोजन लगेगी आपकी, उसका आधा कर देंगे फास्फोरस 60 केजी, उसका आधा नहीं करेंगे क्योंकि 40 केजी पोटास आपको चाहिए, 40 केजी पोटास कर देंगे। इस तरीके से इसको याद करेंगे। असिंचित दशा में इसका उल्टा हो जाएगा, 120 केजी तो यहाँ पे 60 केजी कर देंगे नाइट्रोजन को, फास्फोरस को 30 केजी कर देंगे और पोटास यहाँ पे 40 है, इसको भी 30 केजी कर देंगे। कैसे भी आपको याद करने की ट्रिक, कितनी आसानी से याद होगा दोस्तों? याद होगा ना आपके? सिंचित दशा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 120 केजी, 60 केजी, 40 केजी। असिंचित दशा में 60 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी फास्फोरस, 30 केजी पोटास। इस तरीके से आप इसको याद करके चलेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। किसी तरह की कोई दिक्कत? किसी तरह की कोई दिक्कत? एक चीज और बताऊंगा आपको, जो पोटास होता है, इसकी कमी के कारण दानों की गुणवत्ता खराब होती है दोस्तों। दानों की गुणवत्ता खराब, इसको भी पॉइंट को नोट करना है सभी लोग। एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है इस चीज को भी, अगर आपने नोट कर लिया तो इसको रफ कर दो, बाकी वीडियो पॉज करके आप इसको इजीली देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। पीडीएफ सभी लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी चैनल का प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि जल्दी ही फिर आपके लिए कुछ ना कुछ नया करेंगे। जितनी जल्दी आप हमारा टारगेट पूरा करेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ मिलने वाला है दोस्तों। गेहूं में सिंचाई, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पॉइंट से भी कुछ ना कुछ पूछा जाता है। सिंचाई, सिंचाई गेहूं में कितनी सिंचाई होती है, कोई बता सकता है? कमेंट करके बता सकता है कोई? गेहूं में कुल मिलाकर 6 सिंचाई होती है दोस्तों। फर्स्ट, गेहूं में कुल मिलाकर 6 सिंचाई होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। पहली सिंचाई, पहली सिंचाई कब होती है? शिखर जड़ यानी क्राउन जड़ बनते समय, शिखर जड़ के समय। दूसरी सिंचाई कल्ले फूटते समय।
दूसरी सिंचाई कल्ले फूटते समय। तीसरी सिंचाई गांठें बनते समय। चौथी फूल बनते समय। पांचवी सिंचाई आपकी होगी दोस्तों दुग्धावस्था पर, जब दानों में दूध बन जाएगा। और छठी सिंचाई होगी आपकी दाना सख्त होते समय। और इनका जो टाइम होगा कब कब आपको यहाँ पे कब कब आपको किस किस समय सिंचाई करनी है। शिखर जड़ का होगा, शिखर जड़ की सिंचाई होगी पहली सिंचाई 21 से 25 दिन, दूसरी 40 से 45 दिन, तीसरी 60 से 80 दिन। कुछ गलती होगी, कुछ मिस्टेक होगी क्या हमसे, ऐसा मुझे लग रहा है। जी हाँ, एक मिस्टेक होगी दोस्तों। गांठें बनते समय जो सिंचाई होगी 60 से 65 दिन। चौथी सिंचाई होगी आपकी 80 से 85 दिन। पांचवी दुग्धावस्था में जो सिंचाई होगी 100 से 105। और आखिरी जो सिंचाई होगी आपकी 120 से 125 दिन। ये आपकी सिंचाई का कार्यक्रम होगा। टोटल 6 सिंचाई होंगी, आपको फिर से समझाऊंगा। टोटल 6 सिंचाई आपको गेहूं में करनी है। पहली शिखर जड़ बनते समय, दूसरी कल्ले फूटते समय, तीसरी गांठें बनते समय, चौथी गेहूं पर फूल आने के समय, पांचवी दुग्धावस्था में गेहूं के दानों में दूध बनते समय, छठी सिंचाई दाना सख्त होते समय। पहली सिंचाई करेंगे 21 से 25 दिन, दूसरी 40 से 45 दिन, तीसरी 60 से 65 दिन, चौथी 80 से 85 दिन। इस तरीके से आपको सिंचाइयाँ करनी है दोस्तों गेहूं के अंदर। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया सिंचाई के बारे में। कोई भी दिक्कत यदि आपको आई है तो मुझे बता सकता है कमेंट करके। कोई भी दिक्कत किसी तरह की भी आपको आई है प्लीज मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको रफ कर देंगे, नोट कर लेते चले, साथ में नोट्स बनाते चले दोस्तों अपने, क्योंकि इस बार हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्लियर करना है और अच्छे से रैंक हासिल करनी है दोस्तों। अब बात करेंगे हम खरपतवार नियंत्रण के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों यहाँ से आपके लिए। खरपतवार नियंत्रण, इसमें आपको जो मुख्य रूप से खरपतवार होते हैं वो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले, जो आपको याद करना है। एग्जाम्पल के लिए जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, कोई बता सकता है? देखिए मैं बताता हूँ, कृष्ण नील और बथुआ। और इनके उपचार के लिए 2,4-D उत्तम रहता है दोस्तों। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पाए जाते हैं गेहूं के अंदर, कृष्ण नील और बथुआ मुख्य रूप से। इनके उपचार के लिए 2,4-D सबसे उत्तम माना जाता है दोस्तों, सबसे उत्तम। इसका रिजल्ट अभी तक माना गया है 2,4-D। दूसरा जो इसमें खरपतवार लगते हैं वो है आपके संकरी पत्ती वाले। संकरी पत्ती वाले खरपतवार, इसके लिए आपको एग्जाम्पल के लिए गेहूं में जंगली जई, संकरी पत्ती वाले खरपतवार होता है दोस्तों, जंगली जई। और दूसरा है गेहूंसा। इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा रसायन होता है आइसोप्रोटॉन। आइसोप्रोटॉन इसके लिए सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी होता है दोस्तों। याद करके चलना, आपको याद करके इनको चलना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत अभी आप यहाँ को खरपतवार नियंत्रण में, इसको नोट कर लें। बाकी मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इसको जल्दी से फिनिश करना है हम सभी को, और तेजी से इनको हम खत्म करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रोग नियंत्रण। देखिए रोग नियंत्रण में आपको कुछ रोग के नाम याद करके चलना है, किसके द्वारा फैलते हैं वो आपको याद करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोग नियंत्रण में। पहला रोग पेरुई रोग,
दूसरा कर्नालबंड, तीसरा पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णिलाशिता रोग जिसे बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, चौथा कंडवा रोग। ये 4 रोग मुख्य रूप से गेहूं की फसल में आते हैं। ये किसके द्वारा फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं वो आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा, उसका बॉटन करना है किसके द्वारा फैलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा फैलता है, गेरुई रोग किसके द्वारा फैलता है, बता सकता है। ठीक है, बताता हूं मैं। कवक जनित बीमारी होती है, कवक जनित। गेरुई जो होता है, कवक जनित बीमारी 3 प्रकार की होती है, पीली, पीली गेरुई, भूरी और काली गेरुई। इसको याद करने की ट्रिक आपको यहाँ पे याद करके चलना, पक्सीनिया, सभी का अगर पक्सीनिया आपको लगा देना है। गेरुई, गेरुई को जो रोग फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, पीली गेरुई होता है इसका पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस बोलते हैं उसको, स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस के द्वारा ये रोग फैलता है दोस्तों। अब बात करेंगे भूरी गेरुई की। भूरी गेरुई का जो रोग फैलता है पक्सीनिया रिकॉर्डिटा के द्वारा फैलता है, रिकॉर्डिटा, पक्सीनिया रिकॉर्डिटा के द्वारा ये रोग फैलता है। काली गेरुई थी दोस्तों पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई, इसके द्वारा फैलता है। तीनों को आपको याद करना है। कोई दिक्कत किसी तरह की, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई दिक्कत आपको अभी तक आई है। एक चीज और, जितने भी 4 रोग हैं, चारों ही कवक जनित रोग हैं दोस्तों, चारों ही कवक के द्वारा फैलते हैं, कवक से फैलने वाले रोग हैं दोस्तों सारे के सारे। कर्नालबंड होता है वो नियोशिया इंडिका के द्वारा फैलता है, नियोशिया इंडिका के द्वारा ये रोग फैलता है दोस्तों, इसको आपको याद करना है। ठीक है, बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू रोग की। पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है इरिसाइफी ग्रेमिनस फफूंद के द्वारा फैलता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, आपको याद करके चलना क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको याद करके चलना। दोस्तों जो कंडवा रोग है, एक चीज बताना भूल गया मैं, माफ कीजिएगा, ये बीज जनित रोग होता है, बीज जनित रोग होता है दोस्तों, ये बीज जनित रोग होता है। और ये जिसके द्वारा फैलता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो ये फैलता है को ऑसिलोगो नुडाट्रिटियाई के द्वारा ये रोग फैलता है। तो रोग के बारे में आपने डिटेल से जाना, रोग नियंत्रण हमने अच्छे से पढ़ा। कोई दिक्कत किस तरह की कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा, कोई भी दिक्कत आपको कहीं पे आई हो। चलिए अब आगे चलेंगे, अब जानेंगे हम कि प्रमुख कीट कौन कौन से गेहूं की फसल में लगते हैं। प्रमुख कीट, कीट इसमें नंबर 1 पे जो है दीमक और चूहा, ये प्रमुख कीट होते हैं दोस्तों गेहूं की फसल के। दीमक सभी लोग जानते हैं, दीमक की बांबी आपने सभी ने सुना होगा दोस्तों। इसके रोकथाम के लिए आपको पायरिफास धूल का प्रयोग करना है, क्लोरोपाइरिफास धूल का प्रयोग करना है दीमक के रोकथाम के लिए। इसके लिए आपको 4% धूल का प्रयोग करना है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्लोरोपाइरिफास धूल का प्रयोग करना है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट, दीमक का प्रयोग कर, दीमक
दीमक दोस्तों गेहूं की फसल में प्रमुख कीट होता है, इसका रोकथाम के लिए आपको क्लोरोपाइरीफास धूल का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करेंगे चूहे के लिए। रोकथाम के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोली बनाकर चूहों के बिल के पास रखना चाहिए। चूहों के बिल के पास तो आपको एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोली बनाकर रखना चाहिए। इस तरीके से इनकी आप रोकथाम कर पाएंगे। 2 कीट आपको तैयार करके देना गेहूं की फसल के लिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, यहाँ तक उम्मीद है मुझे सभी ने नोट कर लिया होगा। रफ कर दूं? ठीक है, रफ कर देता हूँ। बिल्कुल आखिरी पॉइंट आप गेहूं की फसल का अच्छे से उसको समझेंगे। कुछ पॉइंट अब गेहूं की फसल के हम आखिरी पॉइंट पे आ गए, आखिरी स्टेप पे आ गए गेहूं की फसल के, तो वो आपको ध्यान करके चलना है। कटाई। दोस्तों गेहूं की फसल में जब कटाई करते हैं हमें याद करके चलना 20 से 25% नमी का होना आवश्यक होता है। 20 से 25% नमी जब होती है जब हम इसकी कटाई करते हैं और उसके 2 से 3 दिन बाद उसकी मंडाई कर लेते हैं। 2 से 3 दिन बाद मंडाई कर लेते हैं। अब बात करेंगे उपज। उपज को हम इस तरीके से समझेंगे। उपज को 2 प्रकार से बांटते हैं। बोनी प्रजाति की उपज, देसी, और जो आमतौर पर देखी जाती है भारत में। जो बोनी प्रजाति की उपज होती है गेहूं की फसल के लिए वो होती है दोस्तों 40 से 50 क्विंटल दाना और 90 से 80 क्विंटल भूसा प्राप्त होता है। और वहीं बात करेंगे देसी प्रजाति की, इससे आपको 25 क्विंटल अनाज प्राप्त होगा दोस्तों, दाना मतलब। और भारत में जो औसत प्राप्त होता है ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट करने से भी लोग, बाकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। और इस तरीके से आपकी गेहूं की खेती पूरी तरीके से खत्म हो गई है दोस्तों।